सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ रहे थे। हमने देखा एजेंसी वर्ड कहीं डिफाइन नहीं किया है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इसीलिए जो ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कवर करते हैं। जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट है, जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो प्रिंसिपल है। फिर एजेंसी को उसके जो रूल्स हैं वो बेस्ड है ऑन द लैटिन मैक्सिम क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, दैट मीन्स वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज हिमसेल्फ एक्टिंग। अगर मैं किसी और के थ्रू भी कार्य करवा रहा हूँ तो माना जाएगा मैंने स्वयं उसको किया हूँ। सो दो रूल्स निकल के आते हैं इसमें। पहला, जो जो कार्य मैं खुद कर सकता हूँ मैं वो सब कार्य करने को दूसरे को अपॉइंट कर सकता हूँ एक्सेप्ट पर्सनल स्किल्स। दूसरा, अगर मैं दूसरे से काम करवा भी रहा हूँ तो भी मान लिया जाएगा मैंने खुद किया हूँ। फीचर्स ऑफ एजेंसी में देखा था, एजेंट कौन हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जबकि प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना अनिवार्य है, ये हमने समझा था। देन इसके बाद हमने देखा कंसिडरेशन भी आवश्यक नहीं होता जब एजेंसी क्रिएट की जाती है। टाइप्स ऑफ एजेंट देखे थे, जनरल एजेंट और पर्टिकुलर एजेंट या स्पेशल एजेंट। देन एजेंसी कैसे क्रिएट होती है इस पे हमने चर्चा की है। हमने देखा एजेंसी या तो एक्सप्रेसली क्रिएट हो सकती है बाय वर्ड्स, भले ही राइटिंग में हो या ओरल, दोनों चलता है। जनरली राइटिंग में किया जाता है ताकि तकलीफ ना जाए आगे चल के, और इसके लिए पावर ऑफ अटर्नी बनाई जाती है। बट कभी कभी तो इवन इम्प्लाइड हो सकती है। इम्प्लाइड एजेंसी का एग्जांपल देखे थे हमने, जैसे एक ए और बी का था जिसमें ए कोलकाता में रहता था और श्रीरामपुर में उसकी शॉप थी। बी उसकी शॉप को मैनेज करता था, ये चीज ए को पता थी बट फिर भी वो मना नहीं करता है, तो मान लिया जाएगा कि बी इज द एजेंट एंड ए इज द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे स्टॉपल लगता है। तो वही उसी को हमने आगे पढ़ा कि एजेंसी इम्प्लाइड कैसे कैसे हो सकती है। तो पहला बाय स्टॉपल, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ये बता रहा है कि ये मेरा एजेंट है, या एजेंट बता रहा है मैं इसका एजेंट हूँ, और ये मना नहीं कर रहा, प्रिंसिपल मना नहीं करता है। तो आइदर बाय वर्ड्स और कंडक्ट वो रिप्रेजेंट होने दे रहा है, तो ऐसे केस में वो प्रिंसिपल मान लिया जाएगा और अदर पार्टी विल बी डीम्ड एज एजेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने। एक और पॉइंट देखा था कि कभी कभी वाइफ भी हस्बैंड की एजेंट मानी जाती है। इसकी कंडीशंस थी, हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लिविंग टुगेदर इन अ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। फिर नेसेसरीज के लिए लायबल ठहरा सकते हैं, एंड वाइफ को अगर रीजनेबल अलाउंस दे रहे हैं तो एजेंसी क्रिएट नहीं होती। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी देखे हमने, जिसमें गुप्ता जी का एग्जांपल देखा था हमने। सो पहले ये जो एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है ये समुद्र से शुरू हुआ था, मेराइन एडवेंचर्स के केसेस से, बट बाद में अब ये हर जगह यूज किया जाता है, जिसमें हमने बिजली वाला एक एग्जांपल देखा। कभी कभी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली एजेंसी क्रिएट हो जाती है, जैसे पार्टनरशिप में। और अब हम देखेंगे एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का क्या मतलब है, याद होगा आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे। हाँ, अप्रूवल। सो पहले अगर मैंने कुछ कार्य कर लिया, उस वक्त मैं एजेंट नहीं था बट मैंने फिर भी कोई कार्य किया, और आपको लग रहा है कि यार शर्मा जी ने मेरे लिए अच्छा काम किया है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इवन दो देयर वाज नो एजेंसी, जैसे मैं जाके कुछ गुड्स खरीदता हूँ, मैं अपने घर के लिए खरीद रहा था, मुझे ध्यान आया कि आपके भी काम आ जाएंगे गुड्स, मैं आपके बिहाफ पे गुड्स खरीद के लेके आता हूँ। आपको लगता है कि हाँ यार मेरे भी काम के हैं, आप इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, आप गुड्स रख लेते हैं। दैट मीन्स आपने रेटिफाई कर लिया। अब कल चलकर थर्ड पार्टी को पेमेंट करने की आपकी जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाएगी। इसको रेटिफिकेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज बिफोर हैंड देयर वाज नो एजेंसी, बट उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन एंटर किए उस टाइम कोई एजेंसी नहीं थी, बट उसके बाद एजेंसी क्रिएट होती है। हम एग्री करते हैं कि ठीक है तुमने जो कार्य किया मैं उससे बनने को तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो वाले एग्रीमेंट को, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो जैसे ही वो एक्सेप्टेंस हुआ, जैसे ही अप्रूवल हुआ, वैसे ही ये रेटिफाई हो जाएगा, और रेटिफिकेशन हो जाएगा दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड हो जाएगा, इवन इफ इट वाज डन विदाउट अथॉरिटी। जब पहले किया गया देयर वाज नो अथॉरिटी, बट सब्सिक्वेंटली मैंने अथॉरिटी दे दिया। इसीलिए इसको एक नाम और देते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स यानी जो जा चुका है, पोस्ट फैक्टो यानी फैक्ट पहले हुआ और एजेंसी बाद में क्रिएट हुई। सो कार्य पहले हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पहले एंटर किया गया और एजेंसी बाद में क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी। ठीक है।
पार्टनरशिप छोड़ो, नॉर्मल एजेंसी का ही एग्जांपल लेते हैं। समझो एक पी है, पी ने ए को अपॉइंट किया था एज एजेंट। मान लेते हैं उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी खरीदने की, खरीदने के लिए उसको मना किया गया था। सो ये एक सिंपल सा केस है एजेंसी का। या कई बार आप ऐसा भी ले सकते हैं कि जिसमें एजेंसी है ही नहीं, जैसे पी प्रिंसिपल है नहीं, ए एजेंट नहीं है, तब भी ए ने अगर कुछ कार्य किया, समझो इसने कुछ खरीद के लाया, गुड्स परचेस किया थर्ड पार्टी से। अब मुझे लग रहा है कि एजेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया, भले मैंने पहले अधिकार नहीं दिया था उसको, बट उसने जो कार्य किया मैं उसको बाद में अप्रूव करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मैं इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। अगर मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो कल चलकर अगर एजेंट उसका पैसा नहीं देगा तो यहाँ पे पैसा देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की भी आ जाएगी। सो क्योंकि मैंने इसको अप्रूवल दे दिया, इवन दो बिफोर हैंड देयर वाज नो एजेंसी। तो एजेंसी कब क्रिएट होती है, अगर हम समय की रेखा के हिसाब से चलें। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, बट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के समझो यहाँ पे उसने रेटिफाई किया, रेटिफिकेशन हुआ। जब रेटिफिकेशन होता है ना तो मान लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट यहीं से वैलिड हो गया। सो रेटिफिकेशन भले उसने यहाँ पे किया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट रेटिफिकेशन जो होता है ना ये पहले की डेट से वैलिड कर देता है एक्ट को। सो यहीं पे हम मान लेंगे कि यहाँ एजेंसी रिलेशनशिप था, इवन दो द एक्चुअल फैक्ट इज उस टाइम पे कोई रिलेशनशिप नहीं था। अब यहाँ पे ये गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक्सेप्ट किया हूँ तो कुछ कंडीशंस होना चाहिए, जैसे मुझे पूरी चीजें बताई गई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे मैंने इसको अपॉइंट किया नहीं था खरीदने के लिए, फिर भी ये जाता है, समझो दिल्ली घूमने गया था। अब दिल्ली में बहुत सस्ते सस्ते गुड्स मिलते हैं, वो खुद भी सेम बिजनेस में है, मैं भी सेम बिजनेस में हूँ। तो मैं सोचता हूँ, वो सोचता है कि चलो शर्मा जी के लिए अपन गुड्स लेके चलते हैं। इसने क्या किया, दिल्ली से कोई गुड्स खरीद के लाया, ऐसे गुड्स जो दोनों के बिजनेस में यूज होते हैं, मेरे भी और इसके भी। सो मैं कब की बात कर रहा, जब ये एजेंट एक्चुअल में नहीं है, मैंने इसको कुछ बोला नहीं। समझो मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड गया दिल्ली, उसने वहां से कुछ खरीद के लाया। अब उसने जब गुड्स लेके आया और मुझे बताता है कि देखो शर्मा जी बहुत सस्ते में गुड्स मिल गए, अपन यहाँ पे खरीदते हैं तो जो चीज 50 रुपए में मिलती है वहां 30-30 रुपए में मिल गई अपने को, तो बहुत सस्ते में मिल गए। फिर बोलता है आपको उधारी का भी अच्छा टाइम मिल गया है, यहाँ पे आपको कैश में लेना पड़ता है, बट दिल्ली से खरीद के लाए तो आपको ये 3 महीने के बाद पैसा देना है इस गुड्स का। सब इन्फॉर्मेशन मुझे प्रॉपरली ये बताता है और मैं बोलता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो इट विल ratify the transaction and it will have the effect as if यहीं से कॉन्ट्रैक्ट विद अथॉरिटी किया गया है। ठीक है, सो वही है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है सब्सिक्वेंट एडॉप्शन, बाद में अडॉप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव कर लेना। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्ट ओरिजिनली डन विदाउट इंस्ट्रक्शन, ओरिजिनली कोई इंस्ट्रक्शंस या अथॉरिटी नहीं थे, बट बाद में मैंने उसको हाँ बोल दिया। Where a person having no authority purports to act as agent, तो दोनों केस में हो सकता है। एक केस जब ये एक्चुअल में मेरा एजेंट है ही नहीं, फिर भी ये ऐसा कार्य कर रहा है और मैं अलाउ कर रहा हूं तब, या फिर जब एक्चुअल में एजेंट है बट ही इज एक्सीडिंग द अथॉरिटी। सो दो केस दिया है, वेयर अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी पर्पट्स टू एक्ट एज एजेंट, वो ऐसा दर्शा रहा है कि वो एजेंट है, तब भी ये रूल लगेगा। या फिर ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट है लेकिन ही एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, उसको खरीदने मना किया था फिर भी खरीद लिया, तो जनरल रूल है प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट सपोज मेड ऑन हिज बिहाफ, बट द प्रिंसिपल में रेटिफाई, वो चाहे तो रेटिफाई कर सकता है द एजेंट्स ट्रांजैक्शन एंड सो एक्सेप्ट द लायबिलिटी। In this way, an agency by ratification arises. This is also known as ex post facto agency, an agency arising after the event, after the fact. The effect of ratification is to render the contract binding on the principal as if जैसे कि the agent had been authorized beforehand. हम मान लेते हैं कि उसको पहले से अधिकार रहा होगा, even though ratification यहाँ हुआ, but it date backs to the date of transaction. So it has a retrospective effect. पहले से ये retrospectively validate कर देगा। Effect of ratification, where acts are done by one person on another,
बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, तो उसको पता ही नहीं या फिर उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी, ही में इलेक्ट टू रेटिफाई, तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो चाहे तो उसको रेटिफाई करे और चाहे तो वो डिसओन करे। अगर रेटिफाई करेगा, if he ratifies, then the same effect will follow as if it had been performed with his authority. Ratification when validly made is retrospective in operation. Retrospective यानी पुरानी डेट से, that is it relates back and dates from the time when the agent entered into contract. तो retrospective means पहले की डेट, तो आपको पता है रेट्रो मीन्स पुराना, ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव तो पहले की डेट से वैलिडेट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन दिया है, P buys 10 bags of wheat on behalf of Q, तो P ने 10 बोरे गेहूं के खरीदा Q के लिए। Q ने एक्चुअली इंस्ट्रक्ट किया ही नहीं था, Q did not appoint P as his agent and did not instruct him to buy wheat for him, बट फिर भी जब उसने ट्रांजेक्शन को सुना, so Q में upon hearing of the transaction accepted, अगर वो एक्सेप्ट करेगा then the act is ratified and now P becomes the agent with retrospective effect, पुराने डेट से ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, D without authority buys goods for B afterwards, अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेटिफाई हो रहा है, B sells them on to C on his own account, इसने एक्सेप्ट किया ऐसा बोला नहीं, बट इसने बेच दिया। जैसे आपने मेरे लिए गुड्स खरीद के लाया, मैंने आपको बोला नहीं था, अब मैंने वो गुड्स को आगे बेच दिया, भले मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट अगर मैं बेच रहा हूं तो इट इंप्लाइज कि मैं उसको रेटिफाई कर रहा हूं। सो रेटिफिकेशन कैन बी बाय एक्सप्रेस वर्ड्स और इट कैन इवन बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट, ठीक है। सो वही है, सो डी ने बिना अथॉरिटी के गुड्स खरीद के लाया था, बाद में बी इसको बेच देता है ऑन हिज ओन अकाउंट, बी's conduct implies ratification, so ratification can be even by conduct of the purchase made by D for him। एक और सिमिलर एग्जांपल है जहां कंडक्ट से रेटिफिकेशन हुआ, जहां गुड्स नहीं बेचा गया, उधारी दी गई, एक मिस्टर डी है, डी ने बी की अथॉरिटी के बिना, बी है, बी के कुछ पैसे रखे थे डी के पास, इसने क्या किया, इसने पैसा लेंड कर दिया सी को, उधारी दे दिया, यहाँ पे लोन दे दिया, एक्चुअल में बी ने इसको अपॉइंट किया नहीं था, कुछ टाइम बाद सी आके इंटरेस्ट पे करता है एंड बी एक्सेप्ट्स द इंटरेस्ट, दैट मींस इट इंप्लाइज बी ने इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दिया, इवन दो इट वाज नॉट विद द अथॉरिटी, बट जैसे उसने इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया इट इंप्लाइज रेटिफिकेशन। सो डी विदाउट बीज अथॉरिटी लेंड्स बीज मनी टू सी, आफ्टरवर्ड्स बी एक्सेप्ट्स इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी, यहाँ पे भी बी का जो कंडक्ट है इट इंप्लाइज रेटिफिकेशन ऑफ द लोन, ठीक है, सिंपल है। अगला पॉइंट वही है, एसेंशियल्स, पहला पॉइंट, रेटिफिकेशन में भी आइदर एक्सप्रेस्ड दैट मींस बाय वर्ड्स और इंप्लाइड बाय कंडक्ट, सो इट में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड इन द कंडक्ट। सेम एग्जांपल है, ये रिपीट हो गया, दो बार देने की जरूरत नहीं थी, अगली बुक से हटा दूंगा, वैसे यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं दिए रहते तो चला होता, ठीक है, वही सेम एग्जांपल है, आप पढ़ के देख लो, वही है बिल्कुल वैसा का वैसा, तो ये यहाँ पे छाप दिया है, सिर्फ नाम बदल गए, ए हो गया बी हो गया, डी था, बाकी सी भी वही है, यहाँ पे डी की जगह आ गया, बाकी सब वही है एकदम शिम टू शिम, ठीक है, समझे क्या, सेम एग्जांपल है, पढ़ लो एक बार, वही एग्जांपल है। नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, मुझे जो चीज बताई गई ना वो बिल्कुल प्रॉपरली सब चीज बताना चाहिए, तभी रेटिफिकेशन वैलिड होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मेरे फ्रेंड ने जब गुड्स खरीद के लाया तो मुझे उसने बताया कि शर्मा जी देखो 50 रुपए की चीज अपने को 30 रुपए में मिल गई, दूसरा अपने को 3 महीने का इसमें क्रेडिट पीरियड मिल गया, सो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा है, जब बाद में मैं देखता हूँ तो पता लगा 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था ही नहीं, क्रेडिट पीरियड सिर्फ 1 महीने का था, 1 महीने में पैसा देना पड़ रहा है, सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं रेटिफिकेशन को नहीं मानता, क्योंकि मुझे गलत जानकारी देके रेटिफाई कराया गया, सो रेटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड। हम क्या देख रहे हैं, रेटिफिकेशन वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं,
सो नॉलेज ऑफ द फैक्ट शुड बी एसेंशियल। अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज रिक्विजिट नहीं है, तो रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय पर्सन whose knowledge of the fact of case is materially defective। जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्रेडिट पीरियड का, कि बताया गया था 3 महीने की क्रेडिट मिली है, एक्चुअल फैक्ट ये था 1 ही महीने की क्रेडिट मिली है, तो ऐसे केस में इट विल नॉट बी वैलिड रेटिफिकेशन। A has an authority from P to buy certain goods at market rate। तो देखो यहाँ पे भी अथॉरिटी दी है मार्केट रेट पे खरीदने की। He buys at a higher rate but P accepts the purchase। अब P ने एक्सेप्ट भी कर लिया। Afterwards P comes to know that the goods purchased by A for P belong to A himself। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो बताना चाहिए था कि ये खुद के गुड्स बेच रहा है और वो भी मार्केट प्राइस से ज्यादा में। ठीक है, उसने मार्केट प्राइस से ज्यादा में है फिर भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये चीज बताना भी तो अनिवार्य है कि उसने खुद के गुड्स बेचा है। अगर ये नहीं बताया है दैट मीन्स यहाँ भी वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगा। द रेटिफिकेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन P because the knowledge of fact was materially defective। So knowledge of the fact materially defective है तो ratification will not be valid। रेटिफिकेशन पूरे ट्रांजैक्शन का हो सकता है, नॉट ओनली ऑफ द पार्ट। सिर्फ थोड़ा पार्ट रेटिफाई करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो रेटिफिकेशन कैन बी ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। सो जैसे समझो इसने 2 गुड्स खरीद के लाया था, हमारा मान लो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है, बहुत सस्ते में इमिटेशन ज्वेलरी आ जाती है दिल्ली से, जो 5-5, 10-10 रुपए की चीजें आती है वो यहाँ पे 50-100 रुपए में बिकती है। तो आपको पता होगा शायद, बस वो ये बल्क में खरीदना पड़ता है, पूरा कंटेनर का कंटेनर अपने को लेना पड़ता है। तो समझो इसने 2 गुड्स खरीद के लाया था, एक मान लेते हैं कान के झुमके इयररिंग्स इमिटेशन ज्वेलरी है, दूसरा कंगन। अब मुझे लगा यार ये इयररिंग्स तो बेच लेंगे अपन, लेकिन ये कंगन वंगन नहीं बिकते हैं। सो ऐसे केस में मैं बोलता हूँ मैं आधा रेटिफाई करना चाहता हूँ आधा नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं रेटिफाई करूंगा तो फुल ट्रांजैक्शन शुड बी रेटिफाइड, ऐसा पार्शियल रेटिफिकेशन इज नॉट वैलिड। सो वही अगला पॉइंट है कि पार्शियल रेटिफिकेशन नहीं चलेगा, ट्रांजैक्शन पूरा वैसा का वैसा रेटिफाई होना चाहिए। देयर कैन बी रेटिफिकेशन ऑफ एन एक्ट इन एंटायरिटी, एंटायरिटी होना चाहिए, और इट्स रिजेक्शन इन एंटायरिटी। एंटायरली भी ठीक है बट एंटायरिटी ज्यादा सही है। अगर इन लिख रहे हैं तो देयर कैन बी रेटिफिकेशन ऑफ एन एक्ट एंटायरली ऐसा होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, कोई भी एक इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं। Principal cannot ratify a part of the transaction which is beneficial to him and reject the rest। फिर ratification cannot injure the other person। So other person को injure करे ऐसा ratification नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी के rights कम हो ऐसा ratification नहीं हो सकता। ये एक एक्चुअल केस पे आधारित है। एक मिस्टर ए होते हैं, ये एक जमीन किराए से लेके रखते हैं मिस्टर बी से, एक्चुअल केस है। इसकी टर्म्स लिखी होती है, किसी भी पार्टी को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना है, लीज खत्म करना है, तो ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बोला था 3 मंथ्स नोटिस होना चाहिए। 3 महीने पहले बताओ, 3 महीने पहले बताओगे कि मैं जमीन खाली करना चाहता हूं तो फिर इट विल बी वैलिड। ये गलत नहीं है, ये इसमें टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अब क्या होता है, बी का लड़का है सी, अब सी ने ए को नोटिस भेज दिया और बोला कि जमीन खाली कर दो। अब क्या सी की बात को ये सुनेगा क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि सी तो एक थर्ड पर्सन हो गया। सो कॉन्ट्रैक्ट जब इनके बीच में है तो बी अगर बोलेगा जमीन खाली करो तो फिर ये सुनेगा, लेकिन सी इज एन अनऑथराइज्ड पर्सन, इसको अधिकार नहीं दिया गया था। अब 2 महीने बाद बी बोलता है कि मेरे बेटे ने जो नोटिस दिया था मैं उसको वैलिडेट करता हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 महीने बाद अगर इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे तो ए को अब 1 ही महीने का टाइम मिलेगा खाली करने के लिए, जबकि एक्चुअल में उसको 3 महीना मिलना चाहिए। सो अगेन ये वाला रेटिफिकेशन नहीं हो सकता बिकॉज इट विल इंज्योर द थर्ड पर्सन। ये जो थर्ड पर्सन है इसका नुकसान होगा, इसमें इससे लॉस होगा उसको, जो भले ही लॉस यानी फाइनेंशियल जरूरी नहीं है बट उससे अगर उसके राइट्स कम हो रहे हैं देन रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो रेटिफिकेशन कैन नॉट इंज्योर द थर्ड पर्सन। When the interest of third party is affected, the principle of ratification does not apply। That means in simple terms, interest of third party अगर कम
हो रहे हैं तो फिर हम रेटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बी वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस। सी एन अनऑथराइज्ड पर्सन गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू ए। द नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू बी बाइंडिंग ऑन ए बिकॉज इट विल इंज्योर द थर्ड पार्टी। फिर एक और सिमिलर एग्जांपल दिया है। ए नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयर टू बाय बी, बी के द्वारा ऑथराइज नहीं था, डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी द डिलीवरी ऑफ कार द प्रॉपर्टी ऑफ बी। यानी बी की एक कार है, ये कार रखी गई है सी के पास, समझो बेलमेंट किया होगा। अब ए जिसको अधिकार नहीं है ये इससे डिमांड करता है, ये बोलता है कार वापस कर दो। अब कल चलकर बी इसके डिमांड को रेटिफाई नहीं कर सकता कि इसने बोला था फिर भी तुमने कार वापस नहीं की है, तो ये ब्रीच नहीं कहलाएगा। हाँ, बी बाद में जरूर ये कर सकता है कि इसको बोले कार वापस कर दो, बट इसने बोला उस दिन तुमने वापस क्यों नहीं किया ये नहीं बोला जा सकता। जैसे यहाँ पे भी अगर बी चाहे तो बाद में नोटिस देके खाली करवा सकता है, बट ये जो इसका कार्य था उसको वैलिडेट नहीं कर पाएगा। बस वैसे ही दिया है, दिस डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू मेक सी लायबल फॉर डैमेजेस फॉर हिज रिफ्यूजल। कि तुमको जब बोला था ए ने तो तुमने वापस नहीं किया तो डैमेजेस पे करो, ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्योंकि रेटिफिकेशन कैन नॉट इंज्योर द थर्ड पर्सन, so it should not be prejudicial to the third party। फिर अगला पॉइंट काट दो बोला था मैं, कंफ्यूजन होता है क्योंकि, तो हटा भी सकते हो आप उसको, सीधा उसको स्किप करेंगे हम, मॉड्यूल में था भी नहीं वो पॉइंट। अगला पॉइंट है रेटिफिकेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम। आप रेटिफाई कब तक कर सकते हैं, वही एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। व्हाट इज रीजनेबल टाइम विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन, कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टीज का एक्सेप्शन है इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। इम्प्लाइड कब होगा, जैसे वो इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इम्प्लाइड है, जब उसने रीसेल कर दिया तो इट विल बी इम्प्लाइड कि हाँ उसने रेटिफाई कर लिया है, वहां कम्युनिकेशन इज नॉट नेसेसरी। एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड। वैलिड एक्ट, लीगल एक्ट्स को ही रेटिफाई कर सकते हैं, जो वॉइड एब इनिशियो है या जो पहले से ही वैलिड नहीं थे, इलीगल नेचर के थे। आप मेरे लिए चरस गांजा खरीद के लाते हो, बाद में बोलते हो अरे सर मस्त अच्छा वाला गांजा है रख लो, अब मैं इसको रेटिफाई नहीं कर सकता, ये इलीगल एक्ट है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, तो वही दिया है एक्ट टू बी रेटिफाइड शुड नॉट बी वॉइड और इलीगल। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, इसको रेटिफाई नहीं कर सकते, अगर कैपिटल में से डिविडेंड पे कर दिया है तो ये इलीगल है। सो ये अभी अपन पढ़ने के हैं, आपको इंटर लेवल पे कंपनीज एक्ट में डिविडेंड का चैप्टर है, उसमें समझेगा डिविडेंड कौन से पैसे से पे किया जा सकता है। सिर्फ प्रॉफिट से किया जा सकता है, कैपिटल से नहीं किया जा सकता। अगर पे कर दिया है तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता। फॉर्जरी ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर गलत दस्तखत करके कर दिए हैं, तो मेरी साइन किसी और ने किया था, मैं बोलता हूँ ठीक है वो साइन वैलिड है, तो ये नहीं चलेगा। फॉर्जरी वगैरह को वैलिडेट नहीं कर सकते। कोई और क्रिमिनल ऑफेंस है और एनीथिंग विच इज नॉट परमिटेड अंडर लॉ, जैसे चरस गांजा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट को आप रेटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा है, तो ये यहाँ पे लास्ट प्रकार खत्म होता है इम्प्लाइड एजेंसी का। तो पहला प्रकार था एक्सप्रेस एजेंसी बाय वर्ड्स वेदर ओरल और इन राइटिंग दोनों। फिर दूसरा एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जिसमें हमने देखा पहले एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट, फिर नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट, फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट, फिर बाय रेटिफिकेशन, और एक पहले जो बेसिक जनरल एक एग्जांपल देखा था वो श्रीरामपुर वाला वो। तो वैसे देखे तो चार प्रकार देखे हमने इम्प्लाइड रेटिफिकेशन, इम्प्लाइड एजेंसी में। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। फिर एजेंट की अथॉरिटी के बारे में चर्चा करेंगे, कितने अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। अभी घर पे पढ़ाई चालू कर दो अगर नहीं किए होंगे अभी तक तो, अब वक्त आ गया है। बचे कितना टाइम, जुलाई गया, 8 दिन गए,
बचे ही क्या, पढ़ना चालू कर दो। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी, एक्सटेंट दायरा, स्कोप, कितने हद तक के एजेंट अपने प्रिंसिपल को बाध्य कर सकता है, बाइंड कर सकता है। सो प्रिंसिपल एजेंट के हर वो कार्य से बाइंड हो जाएगा जो विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी कवर होता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी हर बिजनेस में अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा बिजनेस है। जैसे जनरली एजेंट अगर गुड्स बेचने को रखा गया है, वो मेरी प्रॉपर्टी बेचेगा तो इट इज नॉट विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी, मेरी दुकान ही बेच डाला, वो थोड़ी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा। सो एजेंट उतना कार्य कर सकता है जो नॉर्मली एक व्यक्ति एजेंट को अधिकार देता है उस पर्टिकुलर बिजनेस में। हाँ, अगर हमारा बिजनेस ही प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का होगा, देन ही कैन इवन सेल द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो भी फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, द टाइप ऑफ एजेंसी, ये सब पे डिपेंड करेगा। जनरल एजेंट है, स्पेशल एजेंट है, कौन से प्रकार की एजेंसी है, कौन सा बिजनेस है। जैसे जनरली उधारी पे गुड्स बेचने के अधिकार होते हैं, अगर गुड्स बेचा गया है, उधारी चलती है हमारे बिजनेस में तो बेच सकता है। लेकिन हमारे बिजनेस में उधारी नहीं चलती, हम लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं। अब सोने में कभी आपको उधारी नहीं दिखेगी, उल्टा उसमें तो कई बार ऐसा होता है पहले पैसा दो, फिर 11 महीने का आप पेमेंट करोगे और 12th मंथ में हम आपको गोल्ड देंगे, 1 महीने की हम किस्त भर के। तो उसमें तो उल्टा एडवांस होता है। कभी ऐसा आप देखोगे नहीं कि गोल्ड ले जाओ बाद में पैसा दे देना, उधारी पे कभी नहीं होता है बिजनेस। तो यहाँ मेरा अगर एजेंट है तो वो एजेंट ने भी उधारी पे फिर सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बिजनेस में वो नहीं चलता। So it will depend upon the facts and circumstances. It will depend upon the nature of agency, business. So ये सबको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे एजेंट कितने हद तक के बाइंड कर सकता है। अगर एजेंट फ्रॉड भी कर रहा है तो प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है इफ इट इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। एजेंट अगर गलत भी कर रहा है, मैंने उसको जो कार्य नहीं करने बोला था वो भी कर रहा है, बट थर्ड पार्टी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, तो प्रिंसिपल इज बाउंड, मैं उससे बाध्य हो जाता हूं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हूं, जैसे समझो मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, अब बहुत बोर हो गया सर, क्या वही बकवास, कुछ नया लेके आओ। तो ये एजेंट है। अब मैंने इसको गुड्स भेजा था बेचने के लिए कि तू भाई यहाँ पे बेच दे इसको, मैंने इसको एजेंट अपॉइंट किया, दैट मीन्स इसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी। कौन कौन सी? टू सेल गुड्स, टू बाय गुड्स, अगर ये मर्केंटाइल एजेंट है तो टू कंसाइन, फिर टू प्लेज, गिरवी रखना, और इस प्रकार की बाकी की अथॉरिटी जो उस बिजनेस में लगती है, जैसे कि सर्वेंट्स को एंगेज करना, तो ये भी अधिकार होते हैं कि उसको नौकर रखना है कुछ कार्य करने के लिए, वो सब कर सकता है, ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी में है। बट समझो मैं उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी कम करता हूं, एक्सप्रेस अथॉरिटी में मैं उसको बोलता हूं कि भाई तुझे खरीदना नहीं है, मैंने उसकी खरीदने की अथॉरिटी रोक दिया, ये अथॉरिटी है, ये दिया, बाकी सब दिया, लेकिन सिर्फ खरीदने की अथॉरिटी नहीं दी गई है। अब फिर भी अगर एजेंट यहाँ पे कोई गुड्स खरीद के लेके आता है थर्ड पार्टी से, तो यहाँ पे इसने गुड्स खरीद के लेके आया, तो क्या प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा? तो आंसर इज यस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, तो प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ ही हैज एक्सीडेड द अथॉरिटी, क्योंकि थर्ड पार्टी को थोड़ी पता रहेगा कि भाई इसको क्या अधिकार दिए गए, वो तो बाहर से दिखेगा कि हाँ ये एपेरेंट अथॉरिटी में ये सब अधिकार होते हैं, उसको थोड़ी सपना गिरेगा कि भाई शर्मा जी ने इसको खरीदने को मना किया होगा। सो वो तो इम्प्लाइड अथॉरिटी देख के कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसीलिए इफ दी थर्ड पार्टी एक्ट्स इन गुड फेथ, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड है इवन इफ द एजेंट हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। So if the act is within the implied authority, then it is valid, then it binds the principal, even if the agent
एक्सीड्स हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी। सो एक्सप्रेस से ज्यादा काम किया है बट फिर भी प्रिंसिपल यहाँ बाइंड हो जाएगा इफ इट इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। एंड व्हाट कम्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा बिजनेस है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे जनरली इम्प्लाइड अथॉरिटी में प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना नहीं आता, बट अगर हमारा बिजनेस ही बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, लैंड डेवलपर्स है, हम लोग प्लॉट काट के बेचते हैं, देन इट विल बी विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, सो ऐसा है। सो कितने हद तक के एजेंट बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को? उस बिजनेस में जितने कार्य करने का अधिकार जनरली होता है वो सब कार्य करके एजेंट प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। ठीक है, सो वही दिया है एजेंट्स अथॉरिटी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, फिर इमरजेंसी में उसको और अथॉरिटी मिलती है जो हमने एजेंसी बाय नेसेसिटी में पढ़ा। ही शुड ट्राई टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल एंड गेट हिज इंस्ट्रक्शंस, बट इफ ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट देन ही कैन एक्सरसाइज द अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। ठीक है, तो वो अलग है। पहले जनरल पढ़ते हैं हम, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। The extent of the authority of an agent depends upon the terms expressed in the appointment, or it may be implied by the circumstances of the case. Thus, authority of an agent may be expressed or implied, दोनों प्रकार की हो सकती है। एजेंट हैविंग कितने अधिकार मिलते हैं? तो 188 बताता है having an authority to carry on the business has the authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business। तो उतना अधिकार मिलता है जितना जनरली उस बिजनेस में करने का रहता है। ठीक है, सो इसका आंसर भी एकदम डिप्लोमेटिक है। हम एकदम ऐसा ब्लैंकेट रूल नहीं बना सकते कि ये चीज विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी ये नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है कोई केस में कोई चीज इम्प्लाइड अथॉरिटी में है, जैसे क्रेडिट सेल करना, दूसरे केस में शायद वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं रहे। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया है, इलस्ट्रेशन। ए इज एम्प्लॉयड बाय बी रिसाइडिंग इन लंदन। सो बी कहाँ रहता है? तो लंदन में रह रहा है। टू रिकवर एट बॉम्बे, और ए को उसने अपॉइंट किया कि रिकवर करो एट बॉम्बे अ डेट ड्यू टू बी, कि मुझे किसी से पैसा लेना है, तुम ये पैसा रिकवर करके मुझे भेज दो। अब ए यहाँ क्या कर सकता है? एक तो नॉर्मली जाकर रिकवर करेगा। अगर आगे वाला पैसा नहीं देता है तो ही हैज इवन अ राइट टू फाइल अ सूट, केस वगैरह भी फाइल कर सकता है। और केस का खर्चा कौन बेयर करेगा? तो प्रिंसिपल बेयर करेगा, क्योंकि जनरल रूल है कि भाई पैसा रिकवर करना है, नहीं दे रहा है तो हम केस फाइल करके रिकवर करते हैं। सो विद इन दी अथॉरिटी ये भी पॉइंट्स कवर होते हैं। इफ इज नॉट गिविंग दी मनी देन यू कैन इवन फाइल अ सूट। तो वही दिया है, ए में अडॉप्ट एनी legal process as well necessary for the purpose of recovering the debt and may give a valid discharge for the same। valid discharge means उसका पैसा वो claim कर सकता है from the principal। the principal will be liable, B will be liable to pay the money for the cost of suit। फिर एक और एग्जांपल दिया है, A constitutes B as his agent to carry on the business of construction। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस के लिए उसको एजेंट बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो वो क्या कर सकता है? तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर काम करने का अधिकार रहेगा। लाइक सीमेंट खरीदना है, गिट्टी खरीदना है, ईंट खरीदना है, ये सब खरीदना, एम्प्लॉयज को एंगेज करना है, लेबर वगैरह को अपॉइंट करना है काम करवाने के लिए, तो ये सब कार्य करने का अधिकार उसको होगा। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर को एजेंट अपॉइंट कर दिया कि तुम मेरा मकान बांध के दो, तो मकान बांधने से रिलेटेड सब जो भी कार्य है, मटेरियल लाना, काम करवाना, वो सब वो कर लेता है। सो और उसका पैसा मैं पे करूंगा। तो वैसे ये ए कॉन्स्टिट्यूट्स बी एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बी में परचेज सीमेंट एंड अदर मटेरियल एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। दैट मीन्स उस बिजनेस में जो जो जरूरी है, जैसे मटेरियल खरीदना, सीमेंट खरीदना, वर्कमैन को अपॉइंट करना, तो ये सब कार्य वो कर सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इफ द एजेंट एक्ट्स विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी प्रिंसिपल इज लायबल इवन इफ एजेंट एक्ट्स बियॉन्ड हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी। सो अगर एक्सप्रेस से ज्यादा भी काम किया है लेकिन विद इन इम्प्लाइड है तो प्रिंसिपल यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो
even if agent has exceeded his authority, principal is liable. This principle is embodied in section 237. As per this section, if the principal has by his words or actions indicate to others that agent has authority, principal will be liable to act as agent, even if they were committed beyond his authority. However, principal can recover his loss from the agent who has exceeded his authority, as provided in 228. So पहले तो मैं जिम्मेदार हो गया, मैंने उसको बोला था खरीदना नहीं, तो मैं फंस तो गया, उसने अगर खरीद लिया तो अल्टीमेटली मुझे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसको मना किया था फिर भी उसने कार्य किया, तो आई कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एजेंट. ठीक है, तो वही नॉर्मल रूल बताया है, क्योंकि ये भी ब्रीच तो है ही. तो वही लिखा है कि हाउएवर अगर ऐसे केस में प्रिंसिपल का लॉस हुआ है तो ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द एजेंट, क्योंकि एजेंट हैज एक्सीडेड हिज ऑथोरिटी. और दूसरा है ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी. ये नया नहीं है, ये सेम है एकदम सेम टू सेम. तो ये एजेंसी बाय नेसेसिटी. तो एजेंसी बाय नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि एजेंसी बनी कैसे है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे हम ऑथोरिटी कितनी है वो देख रहे हैं. सो उसके लिए फिर हम देखते हैं ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी. तो बात एक ही है, वो आप वर्डिंग्स पढ़ोगे तो सेम चीजें देखने को मिलेंगी. तो आपने ऊपर भी जो पढ़ा था एजेंसी कैसे क्रिएट होती है बाय नेसेसिटी, सो आपको ये कंडीशंस दिखी थी, ये सेम कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी में, क्योंकि ये अलग चीज है ही नहीं, ये एक ही चीज है. सिर्फ यहाँ पे हम मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में पढ़ रहे हैं, वहां पे अथॉरिटी में पढ़ रहे हैं, बाकी चीज वही है. तो इसीलिए आप देखो बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और सेम एग्जांपल्स मैंने जो आपको दिया था वैसे दिखेंगे. एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Example दिया है where butter was becoming useless owing to delay in transit. तो ये एक्चुअल केस है, मैंने टमाटर का एग्जांपल दिया था, या बटर का एग्जांपल है. And was therefore sold by the station master for the best price available, as it was not possible to obtain the instructions from the principal. It should not be possible to obtain instruction from principal. अगर ये पॉसिबल है then he cannot act in emergency. The sale was held binding upon the principal. An agent who has authority for sale of goods may repair if it is necessary. In emergency वो ठीक वगैरह करने के हैं, वो सब भी कार्य कर सकता है. To constitute valid agency in an emergency, following conditions must be satisfied. पहला वही है, agent should not be in a position or should not have any opportunity to communicate with the principal within the time available. So पहला तो हमने ट्राई करना है कि भाई try to communicate with the principal, but if it is not possible then we can act in emergency. ठीक है, so same point यहाँ पे भी लिखा था. पहला पॉइंट आप देखो, वही पॉइंट दिखेगा आपको, it must be impossible to get the principal's instructions. वही चीज लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शंस ले पाए. So agent should not be in a position to communicate with his principal. There should have been actual and definite commercial necessity. Second point में मैच हो रहा है, वहां भी वही लिखा है, there should be necessity. तो इसलिए मैंने बोला एजेंसी ऑफ नेसेसिटी बोलो उसको, या फिर ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी एक ही चीज है. ठीक है. The agent should have acted bona fide in good faith. वहां गुड फेथ लिखा था, यहाँ bona fide लिखा है. ठीक है. And for the benefit of principal, agent should have adopted the most reasonable and practicable course of action under the circumstances. Same चारों पॉइंट वही के वही दिए हुए हैं. So आप यहाँ भी देखो वही 4 पॉइंट है. It must be impossible to get the principal's instruction. There must be actual necessity. He must act honestly. ये honestly लिखा है, वहाँ bona fide लिखा है. एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है good faith में. And he should have adopted the most reasonable and practical course of action. एक लास्ट पॉइंट एक्स्ट्रा दिया, अगर गुड्स की बात हो रही है तो गुड्स का पोजीशन होना चाहिए एजेंट के पास. ये सिंपल सा पॉइंट है. एजेंट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल एंड विच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो उसके पास पोजीशन होना चाहिए. बाकी वही 4 पॉइंट है. 5th पॉइंट एक्स्ट्रा है, नहीं भी लिखे तो चलता है. ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो एजेंसी
नेसेसिटी बोलो या अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, बोथ आर वन इन द सेम टॉपिक्स। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड या को एजेंट। बहुत ही आसान। कोई भी डाउट पूछ लो, डरा मत करो। मेरे से भी पूछ सकते, मेरे को भी आता है थोड़ा। नहीं, आपस में पूछ रहे तो पूछ लो, मजाक कर रहा था। पूछ लो बाजू वाले से, उससे सॉल्व हो गया तो वो भी चलता है। होता है ना कभी कभी दोस्त ज्यादा अच्छे से पढ़ा देता है, अब तू टीचर क्यों नहीं बन जाता, तू तो इतना अच्छा पढ़ाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी। टीचर पढ़ाते ऐसे जाएगा, दोस्त पढ़ाए एकदम बराबर। वो एग्जाम्पल से ऐसे देता है ना वो। तो, तो मैं भी खैर दोस्तों जैसी एग्जाम्पल देता हूँ वैसे तो ज्यादातर। चलो ठीक है, वो जरूरी होता है। बाकी मैं बड़ा सीधा साधा एकदम शाय और एकदम रिजर्व्ड इंसान हूँ। आप देखे होंगे मेरे को, सिर्फ क्लास में ही मैं ऐसा हूँ, बाकी बाहर आप कभी मिलोगे ना ऐसे चुपचाप खड़ा रहूंगा, अरे हेलो नमस्ते, एकदम वैसे ही हूँ। क्लास में अलग ही आ जाता है वो। तो ठीक है, वो होना चाहिए। हर किसी की डुअल पर्सनालिटी होती है। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली जितना एग्रेसिव है उतना शांत है वो, बहुत काम है वो। अगर रियल लाइफ में देखो, सिर्फ वो फील्ड में एग्रेशन दिखाता है, बाकी बहुत ही सिंपल एकदम ही शांत व्यक्ति है वो। तो होता है, ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ऐसे डुअल पर्सनैलिटी हो जाती है। पढ़ाते टाइम बोलते ही हो गए, तो जब नहीं पढ़ा रहे तब एकदम ऐसे चुपचाप सीधा खड़े रहूंगा मैं। कभी देखना, कभी फंक्शन में मिलोगे ना, कभी अरे शशांक सर, मैं बोलूंगा अरे नमस्ते, बस हो गया। ज्यादा बात भी नहीं करता मैं, क्लास में इतना बकर करते रहता हूँ, क्लास के बाहर ज्यादा नहीं बोलता मैं। ठीक है, होता है, रिजर्व होते हैं कुछ लोग। हाँ, क्या? अरे छुप छुप के क्यों बोल रहे हैं, जोर से बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, क्या एक एजेंट दूसरे एजेंट को अपॉइंट कर सकता है क्या? मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया, आपने किसी और कोई काम दे दिए, चलेगा क्या ऐसा? हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, 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 हाँ, हाँ, तो नहीं चलेगा। जनरल रूल है, एक लैटिन मैगजीन में अगेन, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर लिखा हुआ है। तो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, a delegate shall not further delegate। अगर मैंने किसी को कोई कार्य सौंपा हो, उसने किसी और को नहीं सौंपना चाहिए। जनरल रूल ये होता है, अगर आपने कुछ काम करने को उठाया है तो आपने खुद करना चाहिए वो काम। तो ये जनरल रूल होता है। सो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, ध्यान रखना बहुत गलतियां होती है, क्योंकि हम आगे जो रूल पढ़ेंगे वो एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन इतने गहरे दिमाग में फंसा रहता है ना कि अपने को एक्सेप्शन ध्यान रहता है और जनरल रूल भूल जाते हैं। कल चल के आपको पूछेंगे वेदर कैन एन एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट, द आंसर इज नो। जनरल रूल है नो, एक्सेप्शन में सब एजेंट आता है, तो सब एजेंट एक्सेप्शनल केसेस में अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम में बहुत गलती होती है, क्योंकि बच्चों को याद है हाँ हमने तो पढ़ा है सब एजेंट होता है, तो यस लिखते हैं। सो 80% बच्चे यस लिख के आते हैं कि डेलीगेटर डेलीगेटी कैन फर्दर डेलीगेट। डेलीगेटी यानी जिसको डेलीगेट किया, जैसे मैंने अगर आपको कोई काम सौंपा हूँ, सो मैं डेलीगेटर हो गया, मैं पानी में रहूंगा। नहीं, वो एलिगेटर होता है। So, मैं डेलीगेटर, आप डेलीगेटी। ठीक है, तो डेलीगेट जो डेलीगेट कर रहा है, डेलीगेट करना है ना सौंप देना। जैसे लोग अपने आते हैं, नाश्ता कराते हैं, अपन चाय पिलाते हैं, फिर सौंप देते हैं। नहीं, वो अलग है, वो सौंप है। सब कुछ कार्य सौंप देना। सो मैंने अगर आपको कोई कार्य सौंपा हो तो आपकी जिम्मेदारी, आपने खुद वो कार्य करना चाहिए। ठीक है, जैसे फेस्ट के लिए आप वॉलेंटियर बनने को आए थे, आपको वॉलेंटियर बनाया, आपने अपने फ्रेंड को बना दिया यहाँ खड़े रहे चुपचाप, ये सही नहीं है। ठीक है, तो जनरल रूल है अ डेलीगेटी विल नॉट फर्दर डेलीगेट, डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। ठीक है, सो ये जनरल रूल है, यही दिया है पहले। सब एजेंट के टॉपिक में पहले जनरल रूल दिया है आपको। कैन एन एजेंट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, आंसर इज नो, 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।
कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है? हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, मैं बोला था गलती होगी। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused due to a mistake of Indian law. So it is not voidable. वैसे सेम रूल है unilateral mistake of fact. The contract is not voidable only because it was caused by unilateral mistake. ठीक है, तो ये कुछ गलतियां होने वाले पॉइंट्स हैं। जैसे एक ग्रेटिशियस बेलमेंट में है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कई बार बच्चे आइडेंटिफाई नहीं करते बेलमेंट का कौन सा प्रकार है, क्योंकि फॉल्ट इन द गुड्स है तो वहां पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ गलतियां होती है। फिर ड्यूटी टू रिटर्न विदाउट डिमांड है, विदाउट डिमांड वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। नॉट टू मिक्स विदाउट कंसेंट इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें होती है, सो बारीक बारीक चीजें ध्यान रखना है। वैसे ही वो बचपन में बताया था, आप इतने इतने से थे आए थे तो लौ पढ़ाओ तब बताया था मैंने कि टेंडर का मतलब होता है बोला था गलती करेंगे। अभी इतने बार बोल दिया हो तो शायद गलती कम हो जाए, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं। टेंडर का मतलब है ऑफर, ठीक है। सो इनविटेशन टू ऑफर यानी टेंडर नोटिस, ठीक है। तो ध्यान रखना छोटी छोटी बातें गलतियां होती हैं। सो बड़ी बड़ी चीजों से व्यक्ति के मार्क्स कम नहीं होते, छोटी छोटी चीजों से कम होते हैं। बड़ी बड़ी चीजें तो पता है, आंसर यस है या नो है वो पता होता है ज्यादातर केस में। वो अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उससे गलतियां होती हैं। जब आप कभी माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, एक्सपीडिशन पे जाते हैं, कैंप में जाते हैं, तो कभी भी ऐसे बड़े पत्थर से फिसल के नहीं गिरते, छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं ना उससे फिसलते हैं हम। तो बस वही गलतियां होती हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है वो इग्नोर करो उसको। तो लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है। आप देखोगे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप जब कैंप वगैरह में जाते हो ना, आप कभी देखना आप दूसरे को सहारा देने को उसका हाथ पकड़ते हैं, अल्टीमेटली खुद को सहारा मिल जाता है। अरे वैसे नहीं कुछ ही होता है। कई बार कोई गिर रहा था, अपन ने पकड़ लिया तो वो भी बच गया, अपन भी बच गए। कई बार दोनों लेके गिर जाते हैं पहाड़ ऐसा भी होता है। चलो खैर वापस आते हैं। सो द जनरल रूल इज दैट एन एजेंट कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। एजेंट ने एक और एजेंट अपॉइंट नहीं करना चाहिए। इसी को हम प्यार से बोलते हैं डेलीगेटुस, अरे डेलीगेटस, नॉन पोटस डेलीगेट। हैरी पॉटर का स्पेल है डेलीगेटस, नॉन पोटस डेलीगेट, यानी जिसको काम सौंपा है उसने किसी और को काम नहीं सौंपना। इज द गवर्निंग रूल। इट मीन्स डेलीगेटी cannot further delegate. Section 190 of the Contract Act states an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. An agent cannot delegate his authority as an agent to another person. लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल केसेस में हम सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। To this rule there are certain exceptions where an agent can appoint a sub-agent. पहला, if the ordinary custom of trade permits employment of sub-agent, अगर customs के कारण वो अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। जैसे समझो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला बैंगलोर में मेरे लिए एक प्रॉपर्टी किराए से देख, या फिर खरीदना है तो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदने बोला। अब यहाँ पे नेचर ऑफ एजेंसी ऐसा है, कस्टम्स ऐसे हैं कि बैंगलोर में बिना किसी ब्रोकर के आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आप अगर डायरेक्ट जाओगे बिना तो कई बार लोग खुद मना कर देंगे, ओनर बोलेगा कि नहीं आप ब्रोकर के थ्रू आओ। सो बहुत जगह ऐसी होता है, जो डेवलप्ड सिटीज है जहाँ पे हाई सोसाइटी लोग रहते हैं वहां ऐसी होता है। आप साउथ दिल्ली में चले जाओ, बिना ब्रोकर के प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे वो लोग, क्योंकि उनको ब्रोकर पे ट्रस्ट है, किराएदार पे ट्रस्ट नहीं होता। तो इसलिए वो बोलेंगे आप ब्रोकर के थ्रू आओ, जब ब्रोकर सही व्यक्ति को लेके आएगा तभी वो प्रॉपर्टी देते हैं। अब मैंने अगर मेरे फ्रेंड को बोला हूं कि भाई मेरे बिहाफ पे तेरे को प्रॉपर्टी किराए से लेना है, अब यहाँ इट इज कंपलसरी कि उसको एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, एजेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ब्रोकर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सो वो उस ब्रोकर को अपॉइंट करता है कि एक प्रॉपर्टी ढूंढ के दो। तो यहाँ पे मैंने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया। ये कर सकते हैं क्योंकि वो कस्टम्स चल रहे हैं वहां पे, उस पर्टिकुलर एरिया में बिना ब्रोकर के हम कार्य नहीं कर सकते। तो कस्टम्स ऑफ द ट्रेड परमिट द एम्प्लॉयमेंट, और इसीलिए हमको यहाँ करना पड़ रहा है। या व्हेन द एजेंट हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी, जब हमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई तुम कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो किसी और को एजेंट
कर लो। तो अगर एक्सप्रेसली बोला है तो फिर अगेन कर सकते हैं। मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया, मैंने बोला आपको चाहिए तो आप एक और एजेंट अपॉइंट कर लो, तो फिर आप कर सकते हैं अगर मैंने अलाउ किया हूं तो। या फिर वेयर इट इज नेसेसरी ड्यू टू अनफोर्सिन इमरजेंसीज, कभी कभी नेसेसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है ड्यू टू अनफोर्सिन इमरजेंसी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं वही ऊपर जो मैंने बताया था, पैसा रिसीव करने का एक एग्जांपल। ये A is employed by B residing in London to recover at Bombay a debt due to B। अब ए को यहाँ पे अगर डेट रिकवर करना है तो लीगल प्रोसेस करना है। लीगल प्रोसेस के लिए उसको खुद को तो कोर्ट जाना अलाउड नहीं होता, कभी भी कोर्ट जाना है तो वकील ही होना चाहिए, वकील ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसको यहाँ पे वकील को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये भी इसको एजेंसी में कवर होगा क्योंकि ये जरूरी है उस चीज के लिए, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, विदाउट दैट वो रिकवर कर ही नहीं पाएगा। अगर उसको कोर्ट में जाना है तो एक वकील होना जरूरी होता है, बिना वकील हुए आप कोर्ट में दलील पेश नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति है तो वकील होना जरूरी होता है। आप मूवीज में भी देखते हैं तो वकील होते हैं, उसके बाद ही वो केस फाइल करते हैं। ओ माय गॉड में भी वही बताया, पहले पढ़ाई करता है वकील की, फिर उसके बाद वो केस फाइल करता है, उसके लिए वकील होना चाहिए, उसके बाद फिर खुद का एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, उसके बाद ही केस फाइल कर सकते हैं। ऐसे मैं जाके केस फाइल करूंगा ये अलाउड नहीं होता, मेरे को वकील के पास जाना होता है, वकील ये करेगा। जैसे ऑडिट करना है तो ऑडिट के लिए सीए के पास जाते हैं, वैसे ही वकील के पास जाना होता है, ठीक है। तो नेसेसरी है अगर, तो ऐसे केसेस में फॉर एग्जांपल एडवोकेट को अपॉइंट करना, तो यहाँ पे फिर कंपलसरी होगा। हाउएवर एन एजेंट कैन एम्प्लॉय पर्सन टू डू हिज जॉब, डू द जॉब्स, बट द एम्प्लॉयज आर नॉट द सब एजेंट्स। तो एम्प्लॉय जरूर रख सकता है वो, बट एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। मैंने डोमिनोज की एजेंसी लिया तो मैं अपने अंडर एम्प्लॉयज रख सकता हूँ, बट मैं और एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये जनरल रूल है, लेकिन अगर अलाउ किया है तो एक्सेप्शनल केसेस में हम अपॉइंट कर सकते हैं। अब क्या होगा अगर सब एजेंट अपॉइंट किया गया है तो दो रूल है, 192 बताता है व्हेन इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, 193 व्हेन इज नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। दोनों को अलग अलग समझते हैं, सो बहुत ही आसान, अलग अलग बना ही लेते हैं, इनको बनाना चाहिए। ऑरेंजेस चाहिए, एप्पल, सब चाहिए, सब खाना चाहिए, हाँ, और सब धो के खाना चाहिए, हाँ, धोखा खाने से बहुत कुछ सीखते हैं। ऑरेंजेस को धो के नहीं खाना पड़ता, उसका छिलटा निकाल लेते हैं अपन, नहीं तो पता लगा ऑरेंजेस धो रहे फिर छिलटा निकाल रहे फिर खा रहे हैं, ठीक है। छिलका, छिलटा बोलते हैं, अब वो नागपुर में रहते तो छिलटा हो गया। हाँ छिलका वर्ड है वैसे, छिलटा थोड़ी वर्ड ही नहीं होता है, नागपुर में है, ठीक है। जैसे कि छपड़ा, छपड़ा वर्ड ही नहीं होता, सापडला होता है, अब वो हिंदी मराठी जोड़ के अपन छपड़ा कर देते हैं, ठीक है, कुछ तो भी होता है। चलो जाऊ द्या, काय करायचं आपल्याला। सो पहला केस, व्हेन सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, और दूसरा व्हेन सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो पहला केस समझो, प्रिंसिपल है तो स्कूल जाएगा, इसने एजेंट को अपॉइंट किया, ये स्कूल नहीं, ये स्कूल क्यों जाएगा, एजेंट है वो। एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, और हम बोल रहे हैं प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, प्रॉपरली अपॉइंटेड। अब अगर सब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है विद थर्ड पार्टीज, तो इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। इसके एक्ट से बाइंड हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। प्रॉपर अपॉइंटमेंट का
मीन्स आइदर विद अथॉरिटी या फिर कस्टम्स परमिट कर रहे हैं या ड्यू टू नेसेसिटी आप अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर अपॉइंट किया है तो सब एजेंट बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को। कल चलकर अगर सब एजेंट ने कुछ गड़बड़ किया तो क्या प्रिंसिपल इससे क्लेम कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। एस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पी। जनरल रूल है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर जानबूझ के गड़बड़ करेगा तो फिर यहां लायबिलिटी रहती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। अगर फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग है तो यहां पे फिर लायबिलिटी रहेगी। नहीं तो जनरल रूल है एस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, जनरल रूल है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल। और जनरल रूल इसीलिए ऐसा है क्योंकि देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पी एंड एस। फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ए इज रिस्पॉन्सिबल। एंड एस इज रिस्पॉन्सिबल टू ए। ये तब की बात हो रही है व्हेन ही इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। ठीक है, सिंपल है। बस कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। जिंदगी में बस यही बचा है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। बस बस। हाँ, अब अगर सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है, प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया, दैट मीन्स विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट किया है, ऐसे केसेस में क्या होगा? सो यहां पे पी इज नॉट बाउंड। एस के कर्म से पी बाध्य नहीं होता। फिर कौन बाइंड होगा? ए बाइंड होगा। एंड एस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सो ये कब की बात हो गई? व्हेन ही इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। व्हेन ही इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, पी इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ एस, ए इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ एस, एंड एस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पी एट ऑल। इवन इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इवन इन केस ऑफ फ्रॉड, कैसे स्पेलिंग है इसकी? फ्रॉड, अपन बोलते फ्रॉड। इंग्लिश की स्पेलिंग ही तो गड़बड़ होती, फ्रॉड तो ऐसा होना चाहिए ना, फ्रॉड, बट नहीं, फ्राउड ऐसा होता है। कुछ भी स्पेलिंग होती है। चलो ठीक है। सो ऐसा है, बना लो पहले, बनाना चाहिए। इतने पांचट मारता हूँ ना मैं, अब तो आदत हो गई होगी आपको।
बोला था लॉ बड़ा पसंद भी आने लगेगा, वो भी हो गया होगा। नहीं अच्छा नहीं हुआ। नहीं होता है, फेवरेट हो जाता है, बहुत बच्चों का होता है। लिखने की बात और है। लिखना ट्राई करो, आप पढ़ते जाओ, रीडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, बस ट्रस्ट करो मेरे पे, वो पढ़ते जाओ, रीडिंग करते जाओ और फिर लिख के देखना, सर गजब इम्पैक्ट पड़ेगा ना। रीडिंग करो और जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, पता है आपको ये आंसर है, पहले आंसर पढ़ो, फिर बुक बंद करो, फिर लिखो, एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे आप। एग्जाम के टाइम तक की तो प्रैक्टिस करना है ना, एकदम एग्जाम के टाइम लिखेंगे ऐसा थोड़ी होगा। वो फिर इसीलिए तो तकलीफ होती है ना, अपन इसको 11-12 जैसा हल्के में ले लेते हैं, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे क्लास टेस्ट में लिख लिए वो भी काफ़ी हो जाता है, फिर उसके अलावा टेस्ट सीरीज होगी 3-3, उसमें लिखने मिलेगा आपको, बहुत मिलने वाला है लिखने का मौका, बट उसके पहले तैयारी तो होना चाहिए। तो पहले मेहनत बहुत कर लो ताकि एग्जाम के टाइम तकलीफ ना जाए। ऐसा बोलते हैं, एक ऐसी इंग्लिश में कहावत है, वन हु स्वेट्स मोर इन दी प्रैक्टिस ब्लीड्स लेस इन दी बैटल। ऐसा बोलते हैं, हाँ ऐसा बोलते हैं, तो पसीना बहाओ, प्रैक्टिस करो, नहीं तो खून बहेगा। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉवर्ब बोल रहा है, अपन थोड़ी बोलते हैं, अपन तो सीधे साधे। चलो जाऊ द्या, आपल्याला काय करायचं आहे। Where the sub-agent is properly appointed, where the appointment of sub-agent is authorized, the following consequences arise. पहला, प्रिंसिपल इज लाइबल टू द थर्ड पार्टीज, यानी प्रिंसिपल बाइंड हो गया फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, बट सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। सिंपल है। And where the appointment of sub-agent is unauthorized, improperly appointed, the following consequences arise. The principal is not represented by such a sub-agent, and hence in Murgiya, is not answerable to the act of the sub-agent. The agent is responsible to the principal as well as the third parties for the acts of sub-agent. And the sub-agent is not at all responsible to the principal, not responsible at all, even in case of fraud or willful wrong. He will be answerable only to his employer, that is the agent। ऐसा है, इतना सिंपल है, एकदम सिंपल, जीवन बड़ा सिंपल है, हमने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। इतना सिंपल था ना जीवन, सिंगल पैदा हुए, फिर रिलेशनशिप स्टेटस में इट्स कॉम्प्लिकेटेड आ गया। होता है, होता है ना लोगों के साथ। ऑप्शन भी क्यों देते पता नहीं, ऑप्शन है फेसबुक में, रिलेशनशिप स्टेटस में इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ऑप्शन है। हाँ सच में है, कभी जाके देखना, अपन तो सिंगल है तो सिंगल ही रखे ना, कभी चेंज ही नहीं किए, हाँ ऑप्शन दिखता है आपको इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाँ वो सभी रहता है, कुछ भी करते हैं। चलो अब एक और सिमिलर टॉपिक, सब एजेंट से अलग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब एजेंट है ना, सब एजेंट नहीं, वो नहीं, सब एजेंट है ना एजेंट का एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट यानी प्रिंसिपल का एजेंट, उसको हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, तो ये ऊपर जो एग्जांपल है ये सब एजेंट के, अब हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। या इसी को प्यार से हम बोलते हैं को एजेंट, को एजेंट, हाँ तो ऐसा नाम है इसका। ये कौन है, तो को एजेंट इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, नॉट द एजेंट। सब एजेंट वाज द एजेंट ऑफ द एजेंट, तो सब एजेंट कौन था, सब एजेंट वाज एजेंट ऑफ एजेंट, एजेंट का एजेंट। बट
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि मिस्टर ए है, ए नहीं रखते, बी रखते हैं। बी ने ए को अपॉइंट किया, ए को अपॉइंट किया। अब समझो पी को बेचना था कुछ चीज ऑक्शन के जरिए, और इसीलिए उसने अपने एजेंट को बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे एक ऑक्शनर को अपॉइंट करो। तो इसने एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया, ऑक्शनर। मान लो ए जो है ये उसका एडवोकेट है या सॉलिसिटर है, लॉयर है। सो पी ने ए को बोला, एडवोकेट को बोला कि साहब वो थोड़ा मेरे को ना, साहब बोलते हैं वैसे है एजेंट, लेकिन साहब होते हैं ना, वकील साहब। सो वो एजेंट होते हैं, बताया था मैंने आपको कि वकील वगैरह होते हैं, सीए होते हैं, ये एजेंट होते हैं, ठीक है। सो वो बोलेगा कि साहब वो मेरे को ना कुछ चीजें बेचना था और थोड़ी कीमती चीजें हैं, तो उसको ऑक्शन के थ्रू बेचना है, तो मेरे लिए एक ऑक्शनर को अपॉइंट करो। सो ये जब स्पेसिफिकली बोलता है टू अपॉइंट एन ऑक्शनर ऑन माय बिहाफ, मेरे लिए अपॉइंट करो, मेरे बिहाफ पे अपॉइंट करो, सो ऐसे केस में ये जो व्यक्ति होता है ना, ये एजेंट रहेगा पी का। सो ऑक्शनर ये किसके बिहाफ पे है, ये अपॉइंट हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ पी। भले इसको अपॉइंट किसने किया है, ए ने, बट ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पी। सो इसीलिए हम इसको एक नाम देते हैं, ये बन जाएगा को एजेंट, क्योंकि ये एजेंट के साथ साथ, यानी ये भी एजेंट है और ये भी एजेंट हो गया, इसलिए ये और ये दोनों को एजेंट है। सो ये आपका मेन एजेंट हो गया, और उसने जिसको अपॉइंट किया ये को एजेंट हो गया, या इसी को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूट हो गया, ए की जगह अब ये आ गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। पूरा लिखना, सब मत लिख देना, क्योंकि सब एजेंट अलग है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अलग है, तो पूरा लिखना। तो ऐसा है, तो इसको हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब अगर एजेंट ने, इसका नाम रख देते अपन सी, सी को अपॉइंट कर दिया, ए ने सी को अपॉइंट कर दिया, ए की जिम्मेदारी खत्म हो गई। ए ने अगर प्रॉपरली सी को अपॉइंट किया है तो ए इज नॉट लायबल फॉर द मिसकंडक्ट ऑफ सी। अगर यहाँ सब एजेंट कुछ गड़बड़ करा होता ऊपर वाले केस में, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को झापा होता, एजेंट ने सब एजेंट को, नहीं सिंपल है, झापा इन्हें डाटा होता, तो रिकवर किया होता, ठीक है। सो यहाँ पे लेकिन अगर इसने गड़बड़ किया तो ए को कुछ नहीं करना है, ए के ऊपर अपने एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ए ने जैसे ही सी का अपॉइंटमेंट किया, ए ने अपना काम पूरा कर दिया है, ठीक है। सो ए ने अगर अपॉइंटमेंट प्रॉपर किया होगा तो यहाँ पे इट शुड बी अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। प्रॉपर अपॉइंट करने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ए ने एक ऐसे व्यक्ति को ऑक्शनर अपॉइंट किया है जो कि सही में प्रॉपर ऑक्शनर है, वो प्रॉपरली इस बिजनेस में काम कर रहा है काफी टाइम से, यानी एक केपेबल व्यक्ति को अपॉइंट किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने अपने कोई पहचान वाले को, अपना दोस्त है उसको अपॉइंट कर दिया, भाई एक काम कर तू ही ऑक्शन कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर ऑक्शनर को अपॉइंट किया है जो कि अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस इन हिज ओन केस उसने किया होता, अगर वैसा उसने कार्य किया है तो ही हैज डिस्चार्ज्ड हिज ड्यूटी। अब ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पी फॉर द मिसकंडक्ट बाय सी। अगर सी कुछ गड़बड़ करेगा तो ए अब इसके लिए जिम्मेदार नहीं। बट अगर ए ने प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं किया, ए ने अपने कोई पहचान वाले को, दोस्त भाई को अपॉइंट किया है, देन ए विल बी लायबल टुवर्ड्स पी, ठीक है। सो ये जो सी है ना, इसको हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट। को एजेंट कौन है, तो को एजेंट इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पे ये भी एजेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है और ये भी एजेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है। जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता था, तो ये एजेंट ऑफ एजेंट है, हाँ सब एजेंट, तो एजेंट ऑफ एजेंट है, सब एजेंट,
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नहीं, सब एजेंट। तो सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ एजेंट, ठीक है, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। सो ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इतना और फिर डिफरेंस देखेंगे। अब मैं आपको एक रियल पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ पढ़ने के पहले। रियल लाइफ में क्या होता है ना, हमको पता होता है कि सब एजेंट है या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल ने क्या बोला ये हमको पता होता है। इसमें दिया रहेगा कि प्रिंसिपल ने ए को बोला तुम मेरे बिहाफ पे अपॉइंट करो, जब बोला है मेरे बिहाफ पे तो फिर अपने को पता है कि हाँ ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है या को एजेंट है। बट क्वेश्चन में कई बार पता नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्लैरिटी नहीं आती, कई बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे देता है। बट जो अभी तक देखा गया है पास्ट एग्जाम्स में या जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, इंस्टीट्यूट जब भी एक शिप सर्वेयर का एग्जाम्पल देगा कि तुम मेरे बिहाफ पे एक शिप सर्वेयर को अपॉइंट करो, तो वहां अगर मेरे बिहाफ पे नहीं भी लिखा होगा तो हम उसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मानते हैं। वैसे ही ऑक्शनर का अगर एग्जाम्पल होगा तो उसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मानेंगे, क्योंकि हमेशा इंस्टीट्यूट ने ये वाले एग्जाम्पल ऐसे दिया है। बट इट इज नॉट नेसेसरी, वो तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा अजम्पशन लिया हमेशा इसीलिए। सो हमको रियल लाइफ में अपने को पता होता है कि कौन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है या कौन सब एजेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पास होते हैं, उसमें क्या लिखा है क्या बात हुई ये पता होता है अपने को। अब यहाँ पूरे फैक्ट्स कई बार क्लियर नहीं होते, सिर्फ ऐसा लिखा होगा कि पी ने ए को अपॉइंट किया और ए ने एक ऑक्शनर को अपॉइंट किया टू कंडक्ट एन ऑक्शन सेल। तो ऑक्शनर का अगर एग्जांपल है ना, तो हमेशा इंस्टीट्यूट ने इसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट के आंसर के हिसाब से लिखा है। सो आपको जब भी ऑक्शनर दिखेगा या शिप सर्वेयर दिखेगा तो आपको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का एग्जांपल लिखना है, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। सो रियल लाइफ में ये तकलीफ नहीं जाती, बट यहाँ पे क्योंकि आपको फैक्ट्स क्लियर नहीं होते कई बार, तो ऐसी तकलीफ हो सकती है। अब फाउंडेशन में अभी तक आया नहीं, बट इंटर में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, और इसमें जब भी शिप सर्वेयर का बात लिखी होती थी कि पी ने बोला ए को कि तुम एक शिप सर्वेयर को अपॉइंट करो, उसमें क्लियर नहीं है कि तुम खुद के बिहाफ पे कर रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे ये नहीं लिखा हुआ है, तो भी हम मान लेते हैं कि वो शिप सर्वेयर इसके बिहाफ पे काम कर रहा है। फिर अगर शिप सर्वेयर ने शिप खरीदा इसके लिए और वो शिप प्रॉपर नहीं निकली तो ए इज नॉट लायबल, अगर ए ने प्रॉपर केयर बताया था वाइल अपॉइंटिंग सी, ठीक है। सो जब भी ऑक्शनर या शिप सर्वेयर का एग्जांपल होगा तो हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का आंसर वहां लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा देखा गया है, क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्लियर नहीं होता, ठीक है, जैसे यहाँ ऑक्शनर का एक एग्जांपल दिया है। सो अब अगली क्लास में पढ़ते हैं, अगली क्लास में इसके आगे का हम पढ़ेंगे, शिप सर्वेयर का एग्जांपल है, ठीक है। सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बचा हुआ टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और को एजेंट देखेंगे, एंड फिर ये चैप्टर को हम पूर्ण विराम की ओर लेके जाएंगे। बस खत्म हो रहा है, 2 क्लास, एक क्लास है और इसके बाद 2 क्लास रहेगी बस, इसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पार्टनरशिप है।